डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो डिप्लोमा और डिग्री दोनों में मिलता है, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ है। आज मैं आपको चीज बताने वाला हूं कौन कौन से इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और आपको उसमें आंसर क्या लिखना चाहिए ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो और एग्जाम में अच्छे नंबर आए। इसी के लिए मैं आज आपका ये वीडियो लेक्चर तैयार कर रहा हूं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करता हूं आपको इमीडिएटली अलर्ट मिल जाए। दोस्तों शुरुआत करते हैं। जैसा आपका जो सिलेबस है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या जिसे जनरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोलते हैं, इसमें देखिएगा पहला आपका जो चैप्टर है एसिड बेस और बफर का है। एसिड बेस और बफर में आपने देखा होगा पहला एक कंपाउंड है बोरिक एसिड का, दूसरा कंपाउंड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा कंपाउंड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चौथा कंपाउंड है स्ट्रोंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पांचवा कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड लास्ट टॉपिक जो कहेंगे इसमें वो है ऑफिशियल बफर्स। तो देखिएगा यहाँ पे जनरली इस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है कि सर कौन से कंपाउंड याद करें या किस तरह से करें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, देखिएगा यहाँ पे एसिड बेस से रिलेटेड है। तो पहला है डिफाइंड एसिड एंड बेस, acids and base with suitable examples। सपोज ये 6-7 नंबर का सवाल है, या यूं कहूंगा इसका दूसरा लैंग्वेज जो रहेगा, इसका दूसरा लैंग्वेज क्या हो सकता है। दूसरा लैंग्वेज देखिएगा, एक्सप्लेन acids and bases with help of different theories। तो दोस्तों आपको यहाँ पे जो कौन कौन सी थ्योरीज है, आपको यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखनी है, जो एक्सप्लेनेशन करना है, आपको कैसे करना है देखिएगा। जो आपकी जो थ्योरीज है वो थ्योरीज लिखनी है। यहाँ पे एसिड एंड बेस की थ्योरीज लिखनी है। थ्योरीज आपको पहला तो आर्रेनियस थ्योरी है, दूसरा ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी है, तीसरा लेविस एसिड बेस थ्योरी है और उसके बाद में एक हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी है। तो यहाँ पे हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी, इस तरह से चारों थ्योरीज लिखनी है। और उस थ्योरीज के बाद में उनके साथ में ही ध्यान रहे क्या क्या चीज लिखनी है। पहले तो एसिड और बेस की डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन आ जाएगी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट थ्योरीज, और उसके बाद में उनका एक एक आपको एग्जाम्पल जरूर लिखना है कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। जैसे एसिड प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन सा क्या होता है, ये चीज लिखना है। और वहां उसके बाद में यहाँ पे एक चीज और बता दूं आपको, यहाँ पे उसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज जरूर लिखें ताकि आपका आंसर कंप्लीट हो जाए। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन तैयार होता है। ओके, फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन और बनता है डिटेल का, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, डिफाइन बफर एंड बफर कैपेसिटी विद एग्जाम्पल या विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे आंसर कैसे लिखना है। अगेन सबसे पहले बफर की डेफिनेशन लिखनी है, बफर की डेफिनेशन लिखनी है। बफर की डेफिनेशन के बाद में बफर कैपेसिटी की डेफिनेशन लिखनी है, बफर कैपेसिटी की डेफिनेशन लिखनी है।
और यहाँ पे एक चीज और बता दूं, यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिखेंगे तभी आपका आंसर कंप्लीट होगा। और इन जनरल यदि एग्जामिनर एग्जाम्पल नहीं पूछता है तब भी आपको एग्जाम्पल लिखना चाहिए, क्योंकि यदि एग्जाम्पल लिखते हो तो पूरा का पूरा एक्सप्लेनेटरी फॉर्म हो जाता है, एग्जामिनर क्या करता, मार्क्स काट नहीं पाता। ओके, और उसके बाद में और क्वेश्चन क्या बनता है बफर से, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑफिशियल बफर्स, पहला। दूसरा शॉर्ट नोट बनता है राइट शॉर्ट नोट ऑन एप्लीकेशंस ऑफ बफर्स। तो देखिएगा यहाँ पे ऑफिशियल बफर क्या होता है, ऑफिशियल बफर में देखना ऑफिशियल बफर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले इस ऑफिशियल बफर वाले क्वेश्चन में क्या करना आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका डेफिनेशन लिखना है और डेफिनेशन के साथ में उसका एग्जाम्पल लिखना है। एग्जाम्पल लिखने के बाद में यहाँ ऑफिशियल बफर आता है तो ऑफिशियल बफर के एग्जाम्पल लिखने हैं, ऑफिशियल बफर के आपको एग्जाम्पल लिखने हैं और एग्जाम्पल में उसका ध्यान देना, एग्जाम्पल में उसका कॉम्पोजिशन लिखना है, कॉम्पोजिशन लिखना है। और एक चीज और बता दूं, यहाँ पे कॉम्पोजिशन के बाद में उसकी एप्लीकेशन लिखनी है कि कौन सा ऑफिशियल बफर कैसा काम आता है। जैसे मैं बता दूं आपको, जैसे फॉस्फेट बफर किस काम आता है, डिसोल्यूशन स्टडी में काम आता है, या फॉस्फेट बफर और डिफरेंट डोजेस फॉर्म का पीएच मेंटेन करने के काम आता है। इस तरह से आपको सारी चीज लिखनी है। फिर उसके बाद में यहाँ पे ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एप्लीकेशन ऑफ बफर्स। तो देखिएगा यहाँ पे आंसर कैसे, इसका आंसर कैसे होगा, एप्लीकेशन। अगेन मैं यहाँ कहूंगा डेफिनेशन लिखना है, डेफिनेशन के बाद में इनकी एप्लीकेशन लिखनी है। तो दोस्तों एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उसमें देखना, उसको समझना, आपको 100% समझ में आ जाएगा उसका और अच्छे से आंसर कैसे लिखते हैं। और उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां देखेंगे तो आपको पूरी की पूरी गाइडलाइंस या पूरे के पूरे आंसर्स मिल जाएंगे। कोशिश करना पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। अब जनरली इसमें से जो शॉर्ट नोट आता है, जैसे हमारे पास इतने सारे कंपाउंड्स है, 5 कंपाउंड से जनरली स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहती है कि सर कौन सा कंपाउंड हम डिस्कस करें या कौन सा कंपाउंड हम याद करें। तो यहाँ पे एक चीज बता दो कौन कौन सा कंपाउंड आपको याद करना चाहिए। एक तो आपको बोरिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, बोरिक एसिड पे जनरली क्वेश्चन आता है, तो बोरिक एसिड पे शॉर्ट नोट हो सकता है। तो जनरली जो शॉर्ट नोट आता है आपको कैसे लिखना चाहिए, सबसे पहले जो शॉर्ट नोट आपको इस तरह से जो आता है, सबसे पहले उसका हेडिंग होगा। जैसे सपोज मैं बोरिक एसिड के रेस्पेक्ट में बात कर दूं तो ये आपका बोरिक एसिड हो गया, ओके। फिर उसके बाद में इसका फॉर्मूला होगा, फाइन। फिर उसके बाद में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, और उसके बाद में इसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी, और उसके बाद इससे पहले इसकी प्रिपरेशन हो सकते हैं, इसकी प्रिपरेशन भी लिख सकते हैं। प्रिपरेशन कैसे, प्रिपरेशन फॉर्मूले से जस्ट पहले बाद में लिखना चाहिए। और उसके बाद में केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी या केमिकल कंपेटिबिलिटी लिखते हैं, केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी लिखते हैं। फिर उसके बाद में उसका स्टोरेज लिखते हैं, स्टोरेज के बाद में उसका यूजेज लिखते हैं। इस तरह से यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये इस हेडिंग में आप इस तरह से लिखेंगे डिटेल में तो आपको 100% पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो पहला तो आपको बोरिक एसिड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जगह कई बार आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए एग्जामिनर स्ट्रॉन्ग अमोनिया सॉल्यूशन भी लिख देता है। क्या लिखता है, स्ट्रॉन्ग अमोनिया सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग अमोनिया सॉल्यूशन भी होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पे इसका इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, किस पे, स्ट्रॉन्ग अमोनिया सॉल्यूशन पे। बाकी प्रेफरेंस यदि मैं दूं तो इसमें सबसे पहला आपका बोरिक एसिड बनता है, दूसरा इसका स्ट्रॉन्ग अमोनिया सॉल्यूशन या यूं कहूंगा स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, फिर उसके बाद में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये मतलब इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस हो गई, इसकी सेकंड प्रेफरेंस हो गई और इसकी
उसकी थर्ड प्रेफरेंस होगी। तो इस तरह से जनरली सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जनरली पूछा नहीं जाता, लेकिन पूछ रहे तो बड़ा आसान है आपको लिखना, क्योंकि आप लैब में भी इनको देखते हो और आराम से इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। लेकिन इनको थोड़ा सा आप अच्छे से ये लर्न कर लेंगे तो आपका पूरा का पूरा आंसर क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों शायद आपको समझ में आ गया होगा कि इस सब्जेक्ट से, इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और आपको कैसे आंसर करना चाहिए। और एग्जाम में यदि थोड़ा सा आप इसको ब्रीफ कर लेंगे तो आपको एग्जाम में आंसर स्टार्ट करते टाइम ये नहीं देखना पड़ेगा कि मुझे शुरुआत कैसे करनी है और कौन कौन से पॉइंट्स लिखने। ओके, फिर से मैं नया वीडियो लेके आऊंगा। यदि चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को इनेबल कर लेना। जितना हो सकता है दोस्तों को शेयर करना और ताकि और अच्छे से पढ़ना। तो और बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। ओके।